क्या $1 मिलियन मतलब करीब 8 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान किसी की सफलता का सबसे बड़ा सबक बन सकता है? ये तो बड़ा अजीब सवाल है। मेरा मतलब है, आमतौर पर जब किसी को इतना बड़ा वित्तीय नुकसान होता है ना, तो वो उसे दुनिया से छुपाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। लोग अपनी सफलताओं का तो खूब ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन अपनी बर्बादियों पर हमेशा पर्दा डाल देते हैं। हाँ, ये तो इंसानी फितरत है। कोई भी अपनी हार को पब्लिक में स्वीकार नहीं करना चाहता। सही बात है। लेकिन आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे इंसान की कहानी और उनकी किताब के नोट्स पर बात कर रहे हैं जिसने अपने प्रॉफिट्स नहीं बल्कि अपने सबसे भयानक लॉस से दुनिया को ट्रेडिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी की एक मास्टर क्लास दी। अच्छा, हम मशहूर कमोडिटी ट्रेडर जिम पॉल और उनकी जो चर्चित किताब है ना, व्हाट आई लर्नड लूजिंग $1 मिलियन, उसकी बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और हमारा मकसद आज सिर्फ एक बर्बादी की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर ये भारी नुकसान हुआ कैसे और इससे क्या सीखा जा सकता है। और ये सीखना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि लोग हमेशा सक्सेस स्टोरीज के पीछे भागते हैं। हर कोई उन लोगों के तरीके कॉपी करना चाहता है जिन्होंने करोड़ों कमाए हैं। हाँ, वो सर्वाइवरशिप बायस वाली बात। बिल्कुल। लेकिन जिम पॉल की ये कहानी उस आम धारणा को तोड़ती है। ये दिखाती है कि सफलता अक्सर इंसान को वो नहीं सिखा पाती जो एक बड़ी विफलता सिखा सकती है। एकदम सही बात है। अगर इसे एक एनालॉजी से समझें तो ये पूरी कहानी एक गरम स्टोव को छूने जैसी है। गरम स्टोव? हाँ, मतलब जब कोई गरम स्टोव को छूता है तो वो नुकसान, वो जलन बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन उससे मिलने वाली सीख इतनी गहरी होती है कि इंसान उसे जीवन भर याद रखता है। वो दोबारा बिना सोचे समझे कभी किसी गर्म चीज पर हाथ नहीं रखता है। ये बहुत सटीक उदाहरण है। और जिम पॉल की कहानी सिर्फ पैसों के नुकसान का गुणाभाग नहीं है। ये हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके, हमारे छिपे हुए अहंकार और हमारी भावनाओं के सबसे कमजोर हिस्सों को बेनकाब करती है। मतलब ये सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी और अपने फैसलों में कहाँ बुनियादी गलतियां कर रहे हैं। तो फिर चलिए सीधा उस मानसिकता की गहराई में चलते हैं जिसने इस $1 मिलियन की बर्बादी की नींव रखी, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान अचानक एक रात में तो नहीं हुआ होगा। हाँ, रातों रात कोई 8 करोड़ नहीं हारता। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जिम पॉल कोई नौसिखिया नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बिना सोचे समझे बस बाजार में छलांग लगा दी थी। वो एक बेहद सफल कमोडिटी ट्रेडर थे और उन्होंने मार्केट से खूब सारा पैसा कमाया था। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प टर्निंग पॉइंट है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार था और जब किसी को लगातार सफलता मिलती है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। लेकिन जिम पॉल के केस में उनकी सबसे बड़ी सफलता ही उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बन गई। वो कैसे? मतलब सफलता तो एक अच्छी चीज है ना, उससे तो इंसान को और बेहतर फैसले लेने चाहिए। थ्योरी में ऐसा ही लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली लगातार मिल रही सफलताओं के कारण उनके अंदर एक गहरा ईगो यानी अहंकार पैदा हो गया। जब एक इंसान लगातार सही साबित होता है तो वो ये सोचना शुरू कर देता है कि मैं मार्केट से ज्यादा स्मार्ट हूँ। ओहो, मतलब खुद को बाजार से बड़ा मान लेना। हाँ, जिम पॉल ने भी यही मान लिया कि उनकी हर चाल, हर एनालिसिस एकदम अचूक है। ये तो कुछ ऐसे ही हो गया जैसे कोई बहुत बेहतरीन तैराक अपनी स्किल्स और सफलता के नशे में इतना चूर हो जाए कि उसे लगने लगे कि वो समुद्र के विशाल लहरों को भी अपने इशारों पर कंट्रोल कर सकता है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। मतलब वो इस बेसिक सच को भूल जाता है कि समुद्र हमेशा उससे बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बहुत ताकतवर होता है। बिल्कुल। और साइकोलॉजी में इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट बायोलॉजिकल कारण है। जब किसी को लगातार जीत मिलती है ना, दिमाग में डोपामाइन नाम के फील गुड केमिकल का लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अच्छा, तो वो डोपामाइन एक तरह का नशा बन जाता है। हाँ, डोपामाइन इंसान को एक अलग ही नशे में रखता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अत्यधिक सफलता ही इंसान को अंधा कर देती है? क्या वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि असलियत देखना ही बंद कर देता है? काफी हद तक हाँ। मनोविज्ञान में इसे एट्रीब्यूशन बायस भी कहते हैं। एट्रीब्यूशन बायस, ये क्या होता है? मतलब इंसान को लगने लगता है कि हर सही परिणाम उसकी अपनी बुद्धिमत्ता का ही नतीजा है। अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया तो मतलब मैं बहुत समझदार हूँ। और अगर नुकसान हुआ तो? वो उस पर ध्यान ही नहीं देते शुरुआती दौर में। वो पूरी तरह से भूल जाता है कि प्रॉफिट में बाजार की परिस्थितियां, सही समय या शायद किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो यहाँ पर आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की वो लकीर कहाँ खिंचती है? क्योंकि ट्रेडिंग हो या जिंदगी, कॉन्फिडेंस तो चाहिए। आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की रेखा बहुत ही पतली होती है। मैं समझाती हूँ।
आत्मविश्वास यह कहता है कि मैं इस परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ चाहे जो भी हो। लेकिन अहंकार कहता है कि मैं इस परिस्थिति को कंट्रोल कर सकता हूँ। जिम पॉल ने यही गलती की। उन्होंने मार्केट को अपनी मुट्ठी में नियंत्रित करने की कोशिश की। और मार्केट किसी के कंट्रोल में तो आता नहीं है। कभी नहीं। यहाँ सबसे बड़ा लेसन ये है कि चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए इंसान को, हमेशा हम्बल यानी विनम्र रहना चाहिए। मार्केट एक ऐसी विशाल शक्ति है जिससे लड़ा नहीं जा सकता। मतलब मार्केट हमेशा सर्वोपरि है। बिल्कुल। एक ट्रेडर का काम मार्केट को हराना नहीं है, बल्कि उसके ट्रेंड के साथ तालमेल बिठाकर हमेशा सीखते रहना है। अहंकार उस सीखने की क्षमता को जड़ से खत्म कर देता है। इसका मतलब अहंकार ने उस विनाशकारी बर्बादी का पूरा मंच तैयार कर दिया था। एकदम सही। लेकिन जब मार्केट ने सच में करवट ली, जब लहरें उल्टी बहने लगीं और जिम पॉल को गलत साबित करना शुरू किया, तब उनका रिएक्शन क्या था? क्योंकि एक समझदार ट्रेडर तो शायद तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेगा। और यही तो ट्रैप है। उन्होंने सच्चाई को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। जब उनका नुकसान शुरू हुआ तो जिम पॉल ने स्टॉप लॉस जैसी बुनियादी सेफ्टी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। स्टॉप लॉस यानी वो लिमिट जहां आप तय कर लेते हैं कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं सहना है और ट्रेड से बाहर निकल जाना है। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने नुकसान को एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी सारी एनालिसिस और लॉजिक को किनारे रख दिया और सिर्फ एक उम्मीद पर टिक गए। उम्मीद? किस बात की उम्मीद? वो उम्मीद थी कि मार्केट वापस आएगा, मार्केट बाउंस बैक करेगा। ओहो, वो बस अपनी स्क्रीन देखते रहे और मार्केट लगातार नीचे गिरता चला गया। बिल्कुल, वो बस बैठे रहे। इसकी तुलना तो एक ऐसे इंसान से की जा सकती है जो अपने ही जलते हुए घर के अंदर आराम से कुर्सी पर बैठा है। हाँ। आग की लपटें बढ़ रही हैं, कमरे में धुआं भर रहा है। हाँ, और वो बाहर नहीं भाग रहा। एग्जैक्टली। दरवाजे से बाहर भागने के बजाय वो इंसान बस इस उम्मीद में बैठा है कि अचानक से आसमान में काले बादल छाएंगे और मूसलाधार बारिश होने लगेगी, जिससे आग अपने आप बुझ जाएगी। ये एनालॉजी एकदम उस सिचुएशन को दर्शाती है जिसे साइकोलॉजी में डिनायल कहा जाता है। डिनायल मतलब वास्तविकता को पूरी तरह से नकार देना। हाँ, सच्चाई से आंखें चुराना। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुक कर एक क्रिटिकल सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। जो बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है वो ये है कि बचपन से ही लोगों को यही सिखाया जाता है ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल। हमेशा कहा जाता है कि सकारात्मक सोच रखो, पॉजिटिव रहो। आम जिंदगी में उम्मीद और पॉजिटिव रहना एक बहुत ही बेहतरीन गुण माना जाता है। सही बात है। तो फिर शेयर बाजार या फाइनेंस की दुनिया में आकर ये उम्मीद अचानक से इतनी खतरनाक और बेवकूफ़ी भरी रणनीति कैसे बन जाती है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और ये फाइनेंस और साइकोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। देखिए, जिंदगी की पॉजिटिविटी और फाइनेंशियल मार्केट की रियलिटी के बीच एक बहुत बड़ा और स्पष्ट फर्क होता है। वो फर्क क्या है? आम जीवन में जब कोई इंसान बीमार होता है या किसी मुश्किल परिस्थिति में होता है, तो सकारात्मक सोच उसके शरीर और दिमाग को उस स्थिति से लड़ने की ताकत देती है। वहाँ इंसान की उम्मीद उसके खुद के प्रयासों को बदल सकती है। हाँ, वहाँ तो वो काम करती है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट एक पूरी तरह से बेरहम और न्यूट्रल सिस्टम है। यानी मार्केट को किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। एकदम सही। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्क्रीन के उस पार बैठकर क्या उम्मीद कर रहा है, या कोई कितना सकारात्मक इंसान है, या किसी को उस पैसे की कितनी सख्त जरूरत है। मार्केट तो बस अपना काम करेगा। लॉजिकल सिस्टम के सिर्फ उम्मीद के सहारे किसी लूजिंग ट्रेड को होल्ड करता है, तो वो असल में पॉजिटिव नहीं है, बल्कि वो सच्चाई से भाग रहा है। मतलब वो एनालिसिस नहीं कर रहा, बस चमत्कार का इंतजार कर रहा है। हाँ, उम्मीद के सहारे बैठे रहना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब ट्रेडर का सारा एनालिसिस खत्म हो चुका है और उसकी बेबसी शुरू हो चुकी है। बाप रे। यहाँ का सबसे कड़वा लेकिन सबसे जरूरी लेसन यही है कि अपने नुकसान को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करो। नुकसान को स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। तो क्या इस पूरी स्थिति का असल मतलब ये है कि इंसान सच्चाई से सिर्फ इसलिए भागता है क्योंकि वो सच्चाई उसे मानसिक रूप से तकलीफ देती है? बिल्कुल, वो पेनफुल होती है। अगर वापस उस जलते हुए घर वाले उदाहरण पर आए, तो घर से बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों होता है? इन नोट्स को गहराई से देखने पर पता चलता है कि इसका जवाब किसी फाइनेंस की भारी भरकम किताब में नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? इसका जवाब हमारी इंसानी दिमाग की उस पुरानी वायरिंग में छिपा है जिसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में लॉस एवर्जन कहा जाता है। लॉस एवर्जन, ये इस पूरी कहानी का सबसे अहम मनोवैज्ञानिक पहलू है। इंसान फितरती तौर पर नुकसान से बहुत ज्यादा डरता है। वह किसी भी कीमत पर अपनी गलती मानना नहीं चाहता। इस कंसेप्ट को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं।
आखिर इंसान के लिए नुकसान बर्दाश्त करना इतना मुश्किल क्यों होता है? अगर हम इसे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी यानी इंसान के विकास क्रम के नजरिए से देखें ना, तो चीजें बहुत साफ हो जाती हैं। अच्छा, कैसे? प्राचीन काल में जब इंसान जंगलों में रहता था, हंटर गैदरर था, तब उसके लिए थोड़ा सा भी भोजन या संसाधन खोने का सीधा मतलब होता था मौत। ओहो, मतलब दिमाग ने नुकसान को सीधे जान के खतरे से जोड़ लिया। बिल्कुल। इसलिए हमारे दिमाग हजारों सालों से नुकसान से अत्यधिक डरने और उसे किसी भी तरह टालने के लिए प्रोग्राम किया गया है। आज के आधुनिक दौर में भी जब कोई स्क्रीन पर अपना पोर्टफोलियो लाल रंग में देखता है, यानी नुकसान में देखता है, तो दिमाग का वही पुराना हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो झाड़ियों में शेर को देखकर होता था। क्या बात है! मतलब दिमाग के लिए पैसों का नुकसान आज भी सीधा जान का खतरा है। हाँ, और इस बायस के कारण लोगों का व्यवहार पूरी तरह से इलॉजिकल यानी अतार्किक हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपना थोड़ा सा प्रॉफिट तो बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं, लेकिन अपने भारी लॉस को हमेशा होल्ड करके रखते हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। जिन पॉल ने अपनी किताब में भी बहुत स्पष्ट रूप से इस पर जोर दिया है कि लॉस को इग्नोर करना दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। प्रॉफिट जल्दी बुक करने के पीछे भी यही साइकोलॉजी काम करती है। प्रॉफिट बुक करने से तुरंत वो डोपामाइन हिट मिलता है, वो खुशी महसूस होती है कि मैंने सही फैसला लिया। लेकिन लॉस को होल्ड करने के पीछे एक और बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण होता है, पहचान यानी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे जुड़ जाती है एक ट्रेड से? होता क्या है ना, लोग अपने निवेश या अपने ट्रेड को अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। अच्छा। जब कोई लॉस एक्सेप्ट करके ट्रेड काटता है तो उसे लगता है कि ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, बल्कि ये उसकी व्यक्तिगत हार है। ईगो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि मेरा लिया हुआ निर्णय गलत कैसे हो सकता है। यानी प्रॉफिट बुक करने से इंसान को ये महसूस होता है कि वो सही है, जिससे उसकी ईगो की मालिश होती है। हाँ बिल्कुल। जबकि लॉस एक्सेप्ट करने का मतलब है आईने के सामने खड़े होकर अपनी गलती मानना। एकदम। और सच्चाई का सामना करना हमेशा दर्दनाक होता है। इसीलिए ये बार बार कहा जाता है कि ट्रेडिंग या किसी भी बड़े निवेश में सफल होने के लिए टेक्निकल नॉलेज से कहीं ज्यादा साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। सही बात है। अगर कोई अपने दिमाग के इन बायस को, इन धोखों को नहीं समझता, तो दुनिया की कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन रणनीति उसे बचा नहीं सकती। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। वो क्या? इंसान उस शुरुआती दर्द से बचने के लिए, उस कड़वी सच्चाई का सामना करने से बचने के लिए अपने लॉस को बुक नहीं करता। हाँ। लेकिन उसी लॉस को लंबे समय तक होल्ड करके वो वास्तव में अपने उस दर्द को कई गुना ज्यादा बढ़ा लेता है। ऐसा लगता है जैसे आधुनिक फाइनेंशियल मार्केट्स में हमारी अपनी ही बायोलॉजिकल वायरिंग हमारे ही खिलाफ काम कर रही है। बिना किसी शक के फाइनेंस की दुनिया के लिए हमारा दिमाग बाय डिफॉल्ट गलत तरीके से वायर्ड है। ये बहुत ही डराने वाली बात है, क्योंकि चूंकि हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से गलतियां करने, नुकसान से डरने और अहंकार को पालने के लिए डिजाइन किया गया है, तो फिर इस बायोलॉजी से लड़ा कैसे जाए? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब कोई अपनी ही फितरत को कैसे हरा सकता है? इसका जो एकमात्र तरीका जिम पॉल की कहानी और इन नोट से निकलकर सामने आता है, वो है भावनाओं को पूरी तरह से हटाकर एक सख्त सिस्टम को अपनाना। एग्जैक्टली। और यही एक प्रोफेशनल और एक बिगिनर के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। ये फर्क उनके ज्ञान या उनके आईक्यू का नहीं है, बल्कि उनके अनुशासन यानी डिसिप्लिन का है। थोड़ा इस फर्क को और खोलकर समझाइए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर भावनाओं को कैसे कंट्रोल करता है? एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करता। अच्छा। हाँ, बल्कि वो भावनाओं को फैसले लेने की प्रक्रिया से ही बाहर कर देता है। वो अपने बनाए हुए नियमों को हर हाल में फॉलो करता है। मतलब वो रोबोट की तरह काम करता है सिस्टम पर। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ एक बिगिनर ट्रेडर अपनी भावनाओं के बहाव में आकर ट्रेड करता है, डर या लालच में फैसले लेता है और नियमों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। जिम पॉल की कहानी का ये सबसे गोल्डन रूल है। अपना एक सिस्टम बनाओ और उसे ब्लाइंडली फॉलो करो, यानी उस पर आंख बंद करके भरोसा करो। हाँ, अगर उन्होंने उस समय रिस्क को कंट्रोल किया होता तो शायद $1 मिलियन का वो विनाशकारी नुकसान कभी नहीं होता। बिल्कुल। इन नोट्स में रिस्क मैनेजमेंट के कुछ बहुत ही बुनियादी नियम बताए गए हैं, जैसे हमेशा स्मॉल पोजीशन साइज रखना, स्टॉप लॉस को अनिवार्य रूप से लगाना और सबसे महत्वपूर्ण कैपिटल प्रोटेक्शन, यानी अपनी मूल पूंजी को बचा कर रखना। सर्वाइवल। हाँ,
उनका सबसे बड़ा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं बल्कि मार्केट में सरवाइव करना होना चाहिए। सर्वाइवल ही इस पूरे गेम का असली नाम है और सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करने की बात इसलिए की जाती है क्योंकि जिस वक्त मार्केट में भारी उतार चढ़ाव हो रहा होता है ना, उस वक्त इंसान का दिमाग तार्किक रूप से सोचने की स्थिति में नहीं होता। हाँ, पैनिक मोड ऑन हो जाता है। बिल्कुल, उस समय सिर्फ पहले से बनाए गए नियम ही इंसान को बचा सकते हैं। ये बिल्कुल गाड़ी की सीट बेल्ट की तरह है। सीट बेल्ट? हाँ, मतलब कोई भी इंसान एक्सीडेंट होने के दौरान अचानक से सीट बेल्ट नहीं पहन सकता। जब गाड़ी टकरा रही हो तब बेल्ट ढूंढने का समय नहीं होता। सही कहा। गाड़ी में बैठने के बाद और सफर शुरू करने से पहले ही सीट बेल्ट लगाई जाती है ताकि अगर अचानक कोई दुर्घटना हो तो जान बच सके। बेहतरीन एनालॉजी है। स्टॉप लॉस भी वही सीट बेल्ट है। इसे ट्रेड लेने से पहले तय किया जाता है, बाद में नहीं। इससे एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, क्या किसी भी लंबी रेस में, चाहे वो फाइनेंस हो या करियर, सबसे आगे रहकर जीतने से ज्यादा सिर्फ मैदान में सरवाइव करना यानी जिंदा रहना वाकई ज्यादा जरूरी है? बिना किसी संदेह के इसे गणित के एक बहुत ही सरल सिद्धांत से समझा जा सकता है, जिसे मैथ ऑफ रूइन कहते हैं। मैथ ऑफ रूइन? ये क्या होता है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई इंसान आज अपनी सारी पूंजी हार जाता है, उसका कैपिटल 0 हो जाता है, तो कल जब मार्केट में एक बहुत ही शानदार और मुनाफे वाला अवसर सामने आएगा, तब उसके पास निवेश करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। शून्य से दुनिया के किसी भी बेहतरीन अवसर को गुणा किया जाए, परिणाम शून्य ही होता है। वाह, मतलब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट 0 ही है। यस, ये गणित का बहुत ही क्रूर लेकिन सच्चा नियम है। बिल्कुल। रिस्क मैनेजमेंट का पूरा विज्ञान इसी बात पर टिका है कि एक इंसान खेल में लंबे समय तक टिका रहे। पेशेवर लोग हर एक निर्णय को इस पैमाने पर तौलते हैं कि अगर मेरा ये फैसला गलत साबित हुआ, तो क्या मैं कल वापस आके फिर से कोशिश कर पाऊंगी? और अगर जवाब ना है? अगर इसका जवाब ना है, तो वे वो कदम कभी नहीं उठाते। मतलब छोटे नुकसान कोई बुरी बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। छोटे छोटे नुकसान तो इस खेल का हिस्सा है। उन्हें किसी भी व्यवसाय की लागत यानी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन एक ऐसा नुकसान जो किसी को पूरी तरह से बर्बाद कर दे, वो खराब किस्मत का नतीजा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ खराब अनुशासन का नतीजा होता है। रिस्क मैनेजमेंट वो ढाल है जो ईगो और भावनाओं को बैंक अकाउंट तबाह करने से रोकती है। तो इस पूरी लंबी चर्चा को अगर समेटा जाए तो इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? मेरे ख्याल से जिम पॉल की ये कहानी सिर्फ $1 मिलियन के नुकसान की कोई दुखद कहानी नहीं है। ये असल में लंबी अवधि की सफलता का एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप है। इस पूरी चर्चा से जो सबसे अहम सबक निकलकर सामने आते हैं वे हैं सख्त अनुशासन, विनम्रता और रिस्क कंट्रोल। बिल्कुल। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सबसे बड़े नुकसान हमेशा छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने से ही शुरू होते हैं। और सबसे जरूरी बात ये समझना है कि ये सबक सिर्फ शेयर बाजार या ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इसे जिंदगी की एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जैसे कि कोई बिजनेस डिसीजन या करियर चॉइस। हाँ बिल्कुल, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेस डिसीजन लेना हो, करियर का कोई महत्वपूर्ण चुनाव करना हो या फिर जीवन के रिश्तों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला हो, अपने ईगो को साइड में रखना, वास्तविकता को खुले दिमाग से स्वीकार करना और सबसे जरूरी बात, नुकसान को समय रहते स्वीकार कर लेना एक बेहद जरूरी लाइफ स्किल है। सही कहा। कई बार लोग किसी खराब बिजनेस या किसी ऐसे करियर में सिर्फ इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि वे ये मानने को तैयार नहीं होते कि उनका वो शुरुआती फैसला गलत था। वो लॉस एवर्जन का शिकार हो जाते हैं। हाँ, और जो इंसान अपनी गलती मानकर उसे तुरंत सुधारने की हिम्मत रखता है, वही अंत में सबसे ज्यादा सुरक्षित और सफल रहता है। बिल्कुल, अडैप्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। यह एक बहुत ही शानदार और गहरा नजरिया है। तो इस पूरे एनालिसिस को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार मन में आता है जो इस पूरी चर्चा से थोड़ा आगे जाके सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, वो क्या? अभी तक हमने ये समझा कि सबसे बड़ी सीख सबसे दर्दनाक नुकसानों से ही आती है। हाँ, वो गरम स्टोव वाली बात। बिल्कुल। तो अगर हमारी सबसे गहरी सीख नुकसान से ही आती है, तो क्या जीवन में जानबूझकर छोटे छोटे नुकसान सहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए? ये काफी अलग सोच है। मतलब क्या जानबूझकर छोटे झटके खाना, छोटी छोटी फेलियर्स को अपनाना हमें उस मनोवैज्ञानिक मजबूती या साइकोलॉजिकल मसल को बनाने में मदद कर सकता है?
ये बहुत ही दिलचस्प विचार है। ताकि भविष्य में जब कोई $1 मिलियन जैसी बड़ी तबाही का खतरा सामने आए तो हमारा दिमाग पैनिक ना करे और हम डिनायल में ना जाएं। शायद उस गर्म स्टोव को हल्का सा छूकर, जानबूझकर थोड़ा सा दर्द सहकर पीछे हटने की आदत डालना हमें भविष्य में पूरी तरह जलकर राख होने से बचा सकता है। वाकई ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सुनने वालों को अपनी अपनी जिंदगी के संदर्भ में जरूर गौर करना चाहिए।